आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 फरवरी के 4th शिफ्ट को। ये एसएससी जीडी का आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। एसएससी जीडी 2024 पूछा हुआ है आपका 20 फरवरी 2024 को। आज ये चौथा सेट हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 3 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहता है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 12,800 और 14,400 रुपया है। टाइम दिया है 2 साल। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 12,800 और 14,400। आपको दिया है एसआई का वैल्यू दिया है कितना 12,800 और सीआई का वैल्यू दिया हुआ है 14,400। यहाँ देखिए ध्यान देना है क्या कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। यानी अगर पहला साल हमको 400 रुपया ब्याज मिला है तो अगला साल भी 400 ब्याज मिलेगा, उसके अगला साल भी 400 ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज के केस में क्या होता है, हर साल का ब्याज बराबर होता है। अगर पहला साल हमको 100 रुपया ब्याज मिला है तो उसके अगला साल भी 100 रुपये ही ब्याज मिलेगा, उसके अगला साल भी 100 रुपये ही ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक ईयर का ब्याज बराबर होता है। अगर हम कह दें कि 2 साल का ब्याज 1,000 रुपया है, मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 500 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि पहला साल का ब्याज 500 है तो अगला साल 550 हो जाएगा, अगला साल इससे बड़ा हो जाएगा, अगला साल इससे बड़ा हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है जिसके कारण हर साल ब्याज बढ़ते रहता है। तो साधारण ब्याज देखिए 2 साल का हमको दिया हुआ है, 2 ईयर का साधारण ब्याज दिया है 12,800। मतलब 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 6,400। 200 भागा दे दिए। 2 साल का साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है बराबर होता है। साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है बराबर होता है। तो 2 साल का दिया है 12,800 तो 1 साल का कितना हो जाएगा 6,400। अब देखिए 1 साल का सीआई हो या फिर 1 साल का एसआई हो, मतलब 1 साल का साधारण ब्याज हो या 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बराबर ही होता है। दोनों क्या होता है अपना, दोनों इक्वल होता है। 1 साल का सीआई और एसआई क्या होता है इक्वल होता है। मतलब अगर 1 साल का एसआई हम निकाल दिए 6,400 रुपया तो 1 साल का सीआई भी 6,400 ही होगा। 1 साल का सीआई या एसआई क्या होता है बराबर ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको ये निकल गया कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 6,400 है, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 6,400 ही हो जाएगा। तो जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 14,400 है, जिसमें 1 साल का ब्याज कितना है 6,400 है, तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, दूसरा साल का सीआई निकाल लेंगे, सेकेंड ईयर का सीआई निकाल लेंगे। 0 0 0 14 में 6 गया तो 8 घटा करके 2 साल के सीआई में 1 साल का सीआई घटा दिए तो क्या केवल दूसरे साल का सीआई निकल गया। तो दूसरा साल आपका ब्याज कितना लगा मेरा 8,000। लेकिन साधारण ब्याज क्या होगा 6,400 ही होगा। पहला साल का ब्याज, दूसरा साल का ब्याज, तीसरा साल का ब्याज, हर साल का ब्याज बराबर ही रहेगा। तो दूसरा साल का साधारण ब्याज तो 6,400 है, लेकिन दूसरा साल का सीआई कितना है 8,000 है। तो देखिए ब्याज कितना बढ़ गया, आप कहेंगे 6,400 से 8,000 हो गया, 6,400 से 8,000 हो गया, मतलब ब्याज कितना बढ़ गया 1,600 बढ़ गया। 1,600 बढ़ गया कितना में 6,400 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। इससे क्या होता है हमको रेट निकलता है 16 चौ 64 25 चौ 100। यानी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिए कितना 25%। 25% का हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिए। अब चलिए 25% का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, हमसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। मूलधन पूछ रहा है। अभी देखिए आपको पता है कि 1 साल का एसआई कितना है 6,400 है, 1 साल का एसआई कितना है 6,400 है, और 25% की दर से 1 साल का एसआई कितना होगा। एसआई बराबर फॉर्मूला होता है RT। आर है 25% और टाइम 1 साल हम बोल रहे हैं, यानी ये 1 साल का एसआई कितना होगा 25 ही होगा। तो 1 साल के एसआई को 1 साल के एसआई से तुलना कर दिए, मूलधन निकालना है तो 100 से गुना कर दिए। ब्याज का तुलना ब्याज से, 1 साल का ब्याज 6,400 है, 1 साल का ब्याज कितना हो गया RT, मतलब 25 गुना 1 25। तो 1 साल के ब्याज का तुलना 1 साल के ब्याज से कर दिए, मूलधन के लिए 100 से गुना। 25 चौ 100, 4 चौ 16, 6 चौ 24, 1 25, यानी 25,600 रुपये आपका मूलधन निकल के
आ गया, मूलधन कितना आ गया 25,600। ठीक है, चलिए ये तो आप समझ गए। अगर आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये तो आपको हम डिटेल में समझा दिए कि कैसे निकल के आता है। फॉर्मूला से बनाना है तो दर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप। अगर इस तरह का सवाल आएगा, 2 साल का CI और 2 साल का आपका SI दिया रहेगा, 2 साल का SI और 2 साल का CI दिया रहे तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? रेट निकालने का फॉर्मूला है अंतर गुना 100 बटा 1 बरस का SI। डायरेक्ट अगर आपको निकालना है, कोई ताम झाम नहीं करना है, तो क्या करना है, रेट डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अंतर गुना 100। अंतर मतलब कि 2 साल के CI और 2 साल के SI का अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा, 0 0 14 में से 8 गया तो 6, फिर 13 में से 12 गया तो 1, 1600 हो जाएगा। 2 साल का अंतर मतलब क्या है, 2 साल का CI और 2 साल का SI का अंतर, यानी 14,400 माइनस 12,800। तो अंतर गुना 100 और बटा 1 बरस का SI। तो 2 बरस का SI कितना है, 12,800 है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे यानी 6,400। अब 16 4 64, 25 4 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट कितना आ गया 25%। ठीक है, अब चूंकि हमको 2 साल का ब्याज दिया है कितना 12,800, यहाँ 1 साल का ब्याज कितना है 25% है, तो 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा RT 25 गुना 2 50। 2 साल का SI को 2 साल के SI से तुलना कर दिए, मूलधन निकालने के लिए 100 से गुना, 50 दूना 100, 0 0 8 दूना 16, 12 दूना 24 1 25। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, दोनों तरीका आपको बता दिए, जो भी अच्छा लगे उससे बनाइए। नेक्स्ट क्या है, किसी ड्रेस का मूल्य 800 से घटकर 720 कर दिया जाता है। पहले कितना था 800 था, बाद में कितना कर दिए 720 कर दिए। तो ड्रेस के मूल्य में कितना % कमी आया, तो 800 से आप 720 कर दिए तो कितना घटा दिया आप, 800 से 720 कर दिया, 800 माइनस 720 यानी 80 रुपये घटा दिए। 80 रुपये घटा दिए कितना रुपया में, कितना रुपये में घटा दिया 80 रुपया 800 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। और ठीक है, 8 दाएँ 80, 10 दाएँ 100, यानी 10% आंसर आ जाएगा। इसी चीज़ को आपको और शॉर्ट में बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 800 और 720 है, आप इसको पहले कट कर लीजिए, जितना काट सकते हैं उतना काट लीजिए। तो 1 0 से 1 0 काट लिए, यानी रेशियो में बदल देते हैं। 8 दाएँ 80, 8 72, यानी काट छाट के हम क्या ला दिए 10:9। मतलब कि हम 10 का सामान कितना में दे दिए 9 में दे दिए। तो कितना का छूट दे दिए, 1 रुपये का छूट दिए, कितना में 10 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 कर जाएगा 10%। कहने का मतलब ये है कि जो भी डेटा दिया उसको आप पहले अनुपात में भी बदल सकते हैं, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा, या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 3 5 7 है। वर्तमान में तीनों व्यक्ति का रेशियो दिया है, वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है, क्या है 3:5:7। 6 साल पहले उनकी आयु का योग 87 था। यहाँ देखिए 6 साल पहले उनका आयु 87 साल था, आयु का योग मतलब तीनों की आयु जोड़ करके कितना था 87 साल था। तो अभी वर्तमान में क्या हो जाएगा, हमको चूँकि रेशियो वर्तमान का पता है तो योग भी वर्तमान का होना चाहिए। तो जब 6 साल पहले योग था 87 साल, तो 6 साल यानी बाद, 6 साल पहले 87 था तो 6 साल बाद, इसका मतलब प्रेजेंट का बात कर रहे हैं, तो 6 साल तीनों आदमी बढ़ जाएगा। तीनों का योग 87 साल था, तो अभी वर्तमान में तीनों का योग क्या हो जाएगा 6 साल तीनों बढ़ जाएगा, 6 + 6 + 6, हर आदमी 6 साल बढ़ जाएगा 6 साल के बाद, तो 6 × 18 साल बढ़ जाएगा। यानी वर्तमान में आयु का योग कितना हो जाएगा 87 + 18, इसका मतलब कितना हो जाएगा 95, सॉरी 8 7 15, 8 1 9 1 10, 105। तो वर्तमान में आपका तीनों का आयु का योग 105 हो जाएगा। वर्तमान में तीनों का आयु का योग है कितना 3 5 8 7 15, यानी 105 को 15 से तुलना कर दिए। वर्तमान में तीनों का आयु का योग कितना है 105 है, और यहाँ पे वर्तमान में तीनों के आयु का योग कितना हो रहा है 3 5 8 7 15 हो रहा है। तो योग का तुलना योग से कर दिए, निकालने वाले से गुना। निकालना क्या है, उनकी वर्तमान आयु बताइए, उनका मतलब क्या तीनों का, तो एक बार 3 से गुना करेंगे, एक बार 5 से गुना करेंगे, या एक बार 7 से गुना करेंगे। 15 से 45 यानी 7 × 21 हो जाएगा, 1 7 5 35 हो जाएगा, और 1 7 7 49 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 kg है।
22 विद्यार्थी है, औसत भार कितना है 42 kg। फिर कह रहा है 33 kg और 39 kg भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं। एक विद्यार्थी जो है वो 33 kg का आ गया और एक विद्यार्थी जो है वो 39 kg का आ गया। टोटल कितना हो गया 22, 1, 23, 1, 24 विद्यार्थी हो गया। तो 24 का नया औसत भार पूछ रहा है, 24 का भार पूछ रहा है। तो सीधा सीधा हम गुना करके भी निकाल ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आपको हम ट्रिक से पहले बता देते हैं, दोनों तरीका हम बताते हैं आपको। सीधा सीधा एक गुना करके कैसे बता सकते हैं कि 22 व्यक्ति है, 22 व्यक्ति है, औसत 42 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 22 गुना 42, 22 दूना 44, अब 22 चौ 88, 88 और 4 92, कुल योग हो गया 924। एक व्यक्ति 33 साल का है और एक व्यक्ति 39 साल का है। तो 22 व्यक्ति का आयु, 23 माह का आयु 24, टोटल कितना हो गया 24 व्यक्ति का आयु हो गया। जोड़ देंगे इसको, 9 3 12 4 16, 3 3 6 2 8 1 9 1 10। 24 व्यक्ति का आयु कितना हो गया 1096, औसत पूछ रहा है तो बटा 24 कर देंगे। 2496 और 4 9 13, 13 6 136 बच रहा है। तो 24 25 20 से कुछ लगता है जोड़ने में गलती कर दी। 9 3 12 4 16, 3 3 6 2 8 1 9, हाँ सॉरी 9 ही रहेगा, ये 9 ही रहेगा। तो 24 चौ 96 आपका आ जाएगा, फिर 3 6 बचेगा नहीं, एक बार लगेगा, फिर 12 0 24 25 20 से यानी 41 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 kg आ जाएगा। एक तरीका तो हो गया सीधा सीधा कि 22 व्यक्ति का औसत था 42, तो टोटल योग निकाल दिए। फिर 22 का योग हो गया, ये 23वां व्यक्ति का उम्र 33 साल है, 24वां का 39 साल है, टोटल जोड़ दिए बटा 24 करके निकाल दिए। दूसरा तरीका क्या है, अगर ट्रिक से निकालना चाहते हैं, ज़्यादा गुना भागा नहीं करना चाहते हैं, तो 22 व्यक्ति का औसत कितना है 42 है, उसमें से एक व्यक्ति जो है 33 kg वाला और एक व्यक्ति जो है 39 kg वाला आ गया। तो 24 विद्यार्थी का पूछ रहा है औसत। तो करना क्या होता है, जो सबसे पहला एवरेज जो दिया है उसको वैसे ही लिख देंगे, 42 दिया तो 42 लिख देंगे। अगला देखना है कि इससे कितना कम है, अगर कम है तो माइनस लिखेंगे, ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे। तो कितना कम है 9 कम है, 42 से 9 कम है 33, तो 9 कम है। 9 कम है कितना बार, एक बार, तो 9 गुना 1 9, 9 गुना 1 ही लिख देते हैं। फिर 42 से 39 हो गया दूसरा बार, यानी कि 3 कम हो गया तो -3, 3 कम है कितना बार, एक बार, तो गुना 3। अब बटाइए 24, 42 माइनस 9 3 12, 12 बटा 24, 12 दूना 24, यानी 42 माइनस 1/2, यानी 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो 42 माइनस 0.5 यानी 41.5। तो कम कैलकुलेशन में ऐसे भी बना सकते हैं आप ट्रिक से। नेक्स्ट आपका क्या है, पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू 10 और 13 के अनुपात में है। नाशपाती है और आड़ू है, ठीक है, N फॉर नाशपाती लेते हैं और A फॉर आड़ू ले लेते हैं। तो नाशपाती और आड़ू जो है आपका 10 और 13 के अनुपात में है। अच्छा एक मिनट, 3 आदमी, एक पृथ्वी है, पृथ्वी के पास नाशपाती आड़ू का रेशियो कितना है 10:13, ठीक है, नाशपाती और 10:13, 10/13 लिख दिए। सेलिन के पास, एक सेलिन आदमी है, उसका पास नाशपाती आड़ू का अनुपात 7:9 है, नहीं 7/9 लिख दिए। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू, विक्रम के पास नाशपाती आड़ू क्या है 5 और 7 के अनुपात में, यानी 5/7। किसके पास नाशपाती आड़ू अधिक अनुपात में है, अधिक अनुपात का मतलब क्या है, अधिक अनुपात का मतलब है कौन सा अनुपात इसमें बड़ा है वो पूछ रहा है, तीनों में कौन सा अनुपात बड़ा है। तो जब भी देखिए अगर हमको यहाँ पे 2/3 और 5/7 लिखा हुआ है, कौन अनुपात दोनों में बड़ा है, तो कैसे चेक करते हैं, तिरछा तिरछा गुना करते हैं, तिरछा गुना, 7 दूना 14, 7 दूना 14 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 3 5 15, तिरछा गुना 15। अब जो नंबर बड़ा हो गया वही रेशियो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ 15 बड़ा है यानी इसके नीचे वाला रेशियो बड़ा हो जाएगा, 14 छोटा है मतलब इसके नीचे वाला रेशियो छोटा हो जाएगा। तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हुआ अगर हम लिख देंगे, यहाँ लिख दें 10/13 और 7/9, पूछें कौन बड़ा है, तो तिरछा गुना करेंगे, 9 10 को 90 और 13 से 91, 91 बड़ा है मतलब ये रेशियो बड़ा हो गया। तो चलिए हमको इन तीनों में आपको चेक करना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है। तो पहले पहला दोनों को चेक करेंगे, सबसे पहले पहला दोनों को चेक करेंगे, इसको चेक करते हैं, 10 9 90
और 13 सत्ते 91, यानी ये वाला बड़ा हो गया। तो इसको हटा देते हैं। हमको सबसे बड़ा अनुपात पूछना है, तो इन दोनों में बड़ा हो गया ये वाला, तो अब ये वाला बड़ा रखेंगे, छोटा को हटा दिए। अब इन दोनों को चेक करेंगे, दूसरा तीसरा को। अब दूसरा तीसरा को चेक कर रहे हैं, 7 सत्ते 49 और 9 पचे 45। ये 49 बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा हो गया, ये भी हट गया। सबसे बड़ा क्या आ गया, 7/9। 7/9 किसका है, S फॉर सेलिन का है, यानी सबसे बड़ा जो रेशियो है वो किसका है, सेलिन का है। चलिए यहाँ देखिए 48 माइनस, पहले ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, तो 20 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 12, भागा ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, 4 तिया 12। 48 माइनस 12 कितना होगा, 36, इधर भागा 12। 36 में 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 12 तिया 36। यहाँ 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में 3 लगा देते हैं, कुछ दिया नहीं है। आंसर क्या आएगा आपका, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है। सॉरी, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है। CP मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य जो है यानी फिक्स प्राइस या मार्केट प्राइस इसको बोलते हैं। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, मतलब क्रय मूल्य अगर 100 है तो 20% ज़्यादा मतलब 120 हो जाएगा। 30% ज़्यादा मतलब 130, 5% ज़्यादा मतलब 105। जितना ज़्यादा बोलेगा 100 में जोड़ के लिख देंगे। तो क्रय मूल्य को अगर हम 100 मान लिए तो आपका अंकित मूल्य कितना आ गया, 20% ज़्यादा है तो 20 हो गया, 120 हो गया। अब कहता है 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 में बेची जाती है। 20 रुपया छूट देके 220 में बेचे, 20 रुपया छूट देके 220 में बेचे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम छूट नहीं दिए होते तो कितना में बेचते, 240 में। 20 रुपया छूट दिए तो हम आपको दिए 220 में। अगर हम 1 रुपये छूट नहीं देते तो 240 रुपये में आपको देते। ठीक है, 20 रुपये छूट दे करके 220 रुपये हम दे रहे हैं, मतलब अगर छूट नहीं देते तो वो भी 20 रुपये आपसे वसूल लेते, तो 220 + 20 यानी 240 में देते। तो छूट नहीं देने का मतलब क्या है, हम अंकित मूल्य पर बेच रहे हैं। छूट नहीं देने का मतलब है कि जो किताब पे या जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उस पर जो अंकित है उसी मूल्य पे बेच रहे हैं। तो हम छूट नहीं देने पे कितना में बेच रहे थे, 240 में बेच रहे थे। और छूट ना दे के बेचने का मतलब क्या है कि हम अंकित मूल्य पे सामान को बेच रहे हैं। तो अंकित मूल्य है कितना, 120 है, तो अंकित मूल्य 240 दिया है। अंकित मूल्य को तुलना अंकित मूल्य से कर दिए। यहाँ अंकित मूल्य 240 है, यहाँ पे अंकित मूल्य 120 है, तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से कर दिए। हमको निकालना क्या है, यहाँ से हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 12 दूना 24, 100 गुना 200। क्रय मूल्य मेरा कितना आ गया, 200 आ गया। ये रियल क्रय मूल्य आ गया, 100 हम मान के लाए थे, ये रियल क्रय मूल्य कितना आ गया, 200। और कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 20 रुपया छूट के बाद हम 220 में बेचे थे। विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य दिया है कितना, 220। तो क्रय मूल्य 200 है, विक्रय मूल्य 220 है, तो लाभ का परसेंट नहीं निकल जाएगा। 200 में सामान खरीद के 220 में बेच दिया। यहाँ देखिए 200 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य आपका 220 है। इसको 2 से पहले काट लेते हैं, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 110। तो 100 का सामान रेशियो में आप निकाल सकते हैं, रेशियो निकालने से सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो 100 का सामान आप 110 में बेच दिए, मतलब कितना रुपया फ़ायदा ले लिए, 10 रुपये फ़ायदा लिए। 100 पर जो भी फ़ायदा लेते हैं वही प्रतिशत फ़ायदा हो जाता है। अगर 100 रुपये पे हमको 2 रुपये फ़ायदा हो रहा है, मतलब 2% फ़ायदा हो रहा है। 100 रुपये पे आपको 5 रुपये फ़ायदा हो रहा है, मतलब 5% फ़ायदा हो रहा है। या लाभ, फ़ायदा का मतलब लाभ है। तो 100 रुपये पे यहाँ पे 110 रुपया, 100 रुपये का सामान 110 में दे रहे थे, मतलब 10 रुपये का लाभ हुआ। तो 100 पे जो भी लाभ होता है वही प्रतिशत लाभ हो जाता है, अलग से प्रतिशत निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो 10% आंसर आ गया। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंक से फेल हो गया। 32% अंक लाया, 15 अंक से फेल हो गया। यहाँ देखिए 32% अंक लाया, 15 अंक से फेल, मतलब कि 15 अंक अगर हम उसको और दे दें तो बेचारा जस्ट पास हो जाएगा। 32% अंक लाया, जैसे आप किसी एग्ज़ाम में 32% अंक लाते हैं लेकिन 15 अंक से फेल हो जाते हैं, मतलब 15 अंक हमको अगर 15 अंक अगर आपको हम और दे दें तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, जस्ट पास होंगे, एकदम मिनिमम मार्क्स से आप पास हो गए। फिर आगे कहता है कि वह 57% अंक प्राप्त करता है। इस बार वो क्या है,
57% अंक प्राप्त किया है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 10 अंक ज़्यादा है। ये 57% जो है वो आवश्यक अंक से 10 अंक ज़्यादा लाया है, 10 अंक ज़्यादा लाया, मतलब अगर 10 अंक घटा दें तो उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक आ जाएगा। वो 10 अंक 57% अंक तो लाया है, लेकिन उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक ज़्यादा है। तो अगर 10 अंक घटा लें तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट पास हो जाएगा। ये भी जस्ट पास हो रहा है, ये भी जस्ट पास हो रहा है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 10 इधर लाएंगे तो 15 10 25, 57% से 32% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, ये भी 25% आ जाएगा। तो 25% बराबर 25 यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए या तो ये वाला चाहिए चाहे तो ये वाला चाहिए। ये वाला भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अंक है, ये वाला भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अंक है। कहीं भी वैल्यू 1% का रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो इसमें रख देते हैं 1% का मान 1 है तो 32% का मान कितना हो जाएगा, 32 और प्लस 15 है, मतलब 47 अंक पर आप क्या हो जाइएगा, परीक्षा जस्ट पास हो जाइएगा। यानी एक आध अंक भी कम लाए तो फेल। इधर से भी निकाल सकते थे, 1% का मान 1 रखते तो 57 हो जाता, 57 माइनस 10 कितना हो जाता, 47, 47 में पास हो जाते। कभी कभी पूछता है कि परीक्षा टोटल कितना अंक का हुआ था, मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1% का मान जब 1 है तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 100। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगर किसी को सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है तो वीडियो को आप 2 गुना स्पीड पे देखिए, और अगर ठीक है तब सही है। सोनू अकेले एक मेज को 125 दिन में बना सकता है। सोनू जो है अकेले एक मेज को 125 दिन में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिन में बना सकता है। मोनू कितने दिन बना सकता है, 250 दिन में बना सकता है। फिर कहता है मोनू काम शुरू करता है 75 दिनों तक काम करता है। पहले सबसे पहले देखिए टाइम दिया है तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 125 250 का एलसीएम कितना आएगा, 250। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 125 गुना 2 2, 250 गुना 1 1। ठीक है, टाइम से हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। टाइम से हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम मेरा क्या होता है, टोटल काम होता है, यानी कि 250 मेरे पास टोटल काम है। जो एलसीएम निकालते हैं वो टोटल काम को बताता है। तो 250 मेरे पास टोटल काम है। टाइम से अगर एलसीएम में भागा देंगे तो उसका क्षमता आ जाएगा। टाइम से अगर एलसीएम में भागा देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा। तो आपका सोनू का क्षमता कितना आ गया, 2, और मोनू का क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया। अब कह रहा है मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है, तो 250 काम टोटल है। मोनू का क्षमता 1 है। क्षमता 1 का मतलब है कि एक दिन में 1 काम करेगा। क्षमता 2 का मतलब है कि एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, तो मोनू का क्षमता 1 है यानी एक दिन में 1 काम करेगा। तो 75 दिन तक किया है तो एक दिन में 1, तो 75 में 75 काम कर दिया। तो 200 में 75 काम कर दिया, 250 में 75 काम कर दिया, मतलब 175 काम और बाकी रह गया, 250 माइनस 75। सोनू शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो 175 काम है सोनू को करना है। शेष काम जो बच गया उसको किसको करना है, सोनू को करना है। सोनू एक दिन में कितना काम करता है, सोनू का क्षमता 2 है, मतलब एक दिन में 2 काम करता है। तो एक दिन में 2 काम करता है तो 175 काम के लिए कितना दिन लगाएगा वो, 175/2 यानी 87.5 दिन। तेरह विद्यार्थियों के औसत अंक 130 है। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना थे, 130 थे। लेकिन बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पे 23 दर्ज किया गया था। आपको लिखना था 32 लेकिन आप लिख दिए 23, मतलब आप कितना कम कर दिए, 9 कम कर दिए। 9 कम कर दिए कितना में, टोटल 13 विद्यार्थी है ना, 9 कम कर दिए 13 विद्यार्थी का, तो एवरेज कितना कम हो गया, 13 से 91। अगर ये 91 होता तो 0.7 हो जाता, यानी लगभग 0.7, लगभग में, एग्जैक्ट तो नहीं, एकदम लगभग 0.7। 9 कम कर दिया, 32 की जगह पर आप क्या कर दिए, 23 लिख दिए, मतलब 9 कम कर दिए। 9 कम कर दिए, विद्यार्थी टोटल 13 था तो औसत निकाल लिए 9/13, यानी 0.7 कम कर दिए। 0.7 कम किए तो एवरेज 130 आ गया, तो रियल एवरेज क्या होगा, 0.7 बढ़ा देंगे यानी 130.7। 130.7 देखिए ये वाला आपका ऑप्शन है। एकदम एग्जैक्ट यहाँ 0.7 नहीं आया था, इसको सोल्व करेंगे तो 0.69 ही आएगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन है। 2016 भागा 4, पहले भागा क्रिया होता है, तो 4 5 20, 4 4 16 भागा कर दिए। 32 गुना 6, 6 दूना 12, 6 3 18 19, 26 गुना 3, 26 3 78,
चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 6 और ये हो जाएगा 69 माइनस 78। 16 में 8 गया 8, 8 में 7 गया 1, 618। अंकित जो है आदमी का नाम है, अंकित क्या करता है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। अंकित एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। चलिए तो हानि पर बेच रहा है मतलब क्रयमूल्य हमको पता होना चाहिए, तो क्रयमूल्य हम मान लेते हैं 100। तो 10% हानि का पर बेचने का मतलब क्या है, कितना में बेचेगा, 90 में बेचेगा। 10% हानि पर बेचने का मतलब क्या है, 90 में बेचेगा वो। फिर कहता है वही से 30% कम मूल्य पर खरीदता है, मतलब 70 के जगह पर वो क्या खरीद 100 के जगह पर कितना में खरीदा, वो 70 में खरीदा। 30% कम मूल्य पर, पहले वो खरीदा था 100 में, अब 30% कम मूल्य पर खरीद रहा है, मतलब 70 में खरीद रहा है। और इसे 26 रुपये कम में बेचता है। रुपया को अभी छोड़ देते हैं, खाली परसेंटेज को लेकर चलते हैं, रुपया का काम लास्ट में करेंगे। इसको अभी हटा देते हैं, इस डाटा को यूज़ नहीं करते हैं। कहता है वो 30% कम मूल्य पर खरीदता है, मतलब 100 का सामान 70 में खरीदा तो उसे 10% लाभ होगा, 70 में खरीदेगा तो 10% लाभ, तो 70 का 10% कितना होता है, 7 होता है। 70 का 10% कितना होता है, 7 होता है, यानी 7 रुपये का लाभ होगा। तो 70 में खरीद के 7 रुपये लाभ पर बेच रहा है, मतलब 77 में बेचेगा। अब देखिए पहले बेच रहा था 90 में, अभी बेच रहा है 77 में, तो कितना रुपये कम में बेचा, 90 से 77 पे आ गया, मतलब 13 रुपये कम में बेचा। और यहाँ लिखा है 26 रुपये कम में बेचता है, 26 रुपये कम में बेचता है, और यहाँ से आ गया 13 रुपये कम में बेचता है, यानी 26 का तुलना 13 से कर दिए। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 13 का वैल्यू जो है वो 26 है। यहाँ 26 रुपये कम में बेच रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, 90 से 70 पे आ गया, मतलब 13 रुपये कम में बेच रहा है, तो 13 का वैल्यू क्या है, 26 है, तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। पूछ रहा है क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य 100 है, तो जब 1 का वैल्यू 2 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। यहाँ से ऐसे निकालते, 26 रुपये कम में बेच रहा है, यहाँ से आपको 13 रुपये कम में बेच रहा है, तुलना कर दिए। क्रयमूल्य निकालना था, क्रयमूल्य के लिए 100 से गुना करते हैं, 13 दूना 26, 200। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे निकाल सकते हैं। पैंतीस का पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। 35 का पावर 29 को 10 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा। यहाँ देखिए कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक 5 है, कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक 5 है, अगर उसको 10 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 5 ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक 5 है, जैसे आप 5 लीजिए, इसको 10 से भागा दीजिए तो शेषफल कितना आएगा, 5। 15 लीजिए, 10 से भागा दीजिए, शेषफल कितना आएगा, 5। 25 लीजिए, 10 से भागा दीजिए, शेषफल कितना आएगा, 5। 525 लीजिए, 10 से भागा दीजिए, शेषफल कितना आएगा, 5। 5255 लीजिए, 10 से भागा दीजिए, शेषफल कितना आएगा, 5। कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक अगर 5 है, अगर हम बोल दिए कि 15 का पावर 5000, इसको 10 से भागा देना है, तो जो नंबर है मेरा 15 उसका इकाई अंक 5 है, तो पावर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, शेषफल हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक 5 है उसका पावर कुछ भी रख दीजिए, अगर आप 10 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 5 ही आएगा, शेषफल हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होता है। 60 मिनट देरी से रवाना हुआ, कहने का मतलब क्या है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। कि बस को अगर 8 बजे चलना होगा तो वो चला कितना बजे, 9 बजे चला, एक घंटा लेट से रवाना हुआ। अगर बस को 10 बजे चलना होगा तो वो 11 बजे चला। जितना बजे भी बस का टाइम था उससे वो 1 घंटा लेट से निकला। फिर कहता है लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य समय तक पहुंचने के लिए सामान्य चाल में 10 किलोमीटर वृद्धि करना पड़ा। 300 का उसका स्पीड है, 300 का उसका दूरी है टोटल तय करना, उसको क्या करना पड़ा, गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए, चूंकि लेट खुला है टाइम से पहुंचना है, लेट खुलने के बाद टाइम से पहुंचना है तो चाल तो बढ़ाना ही पड़ेगा तभी टाइम से पहुंच पाएगा। तो वही कह रहा है कि 10 किलोमीटर उसका क्या होना, चाल वृद्धि करना पड़ा। तो हम मान लिए कि 300 किलोमीटर को पहले x के चाल से चल रहा था, तो अब चलेगा 300 किलोमीटर को x + 10 के चाल से, चाल 10 बढ़ा दिया। दोनों में कितना का अंतर है, 1 घंटा का अंतर है। 1 घंटा कहाँ से लाए, चूँकि वो चला था कितना, 1 घंटा लेट चला था, यानी दोनों में 1 घंटा का अंतर है। अब x का वैल्यू पूछ रहा है, बस की समान चाल पूछ रहा है, समान चाल को x माने हैं तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के बजाय ऑप्शन से रख देंगे कि ऑप्शन से कौन सा x का मान रखें ताकि दोनों को घटा करके 1 आ जाए।
तो पहला ऑप्शन 60 है, अगर 60 रखेंगे तो 300/60 यानी 5, यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 70, 300 को 70 से भागा देंगे, पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, तो एक तो नहीं होगा घटा करके, यहाँ 4 आएगा तभी घटा के 1 हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। दूसरा 40 है, तो अगर इसको हम 40 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, 50 से अगर 300 यानी इसको 7 होना चाहिए, तभी 7 होना चाहिए, 1 हो पाएगा। 4 से 28, 7 हो नहीं पाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है मेरा, तीसरा ऑप्शन मेरा है 50, तो 50 लेंगे तो 50 छक्का 300, 50 से 60 हो जाएगा, 60 × 25 300, घटा के 1 हो रहा है, मतलब आप समान चल क्या है 50 है, अगर बढ़ा हुआ चालू पूछे तो कितना हो जाता है +10 यानी 60। एक गोले की त्रिज्या 3.5 है, तो गोले का कुल क्षेत्रफल, गोले का कुल क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है या कुल क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। तो 4 का मान क्या है 22/7, त्रिज्या कितना है 3.5, 3.5 मतलब 7/2, 3.5 को हम 7/2 भी बोल सकते हैं, यानी त्रिज्या 7/2 है। तो 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 कितना बार लिखेंगे, स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखेंगे, लिख दिए। 7 से 7 गया, 2 दूना 4, 4 से 4 भी गया, अब 22 × 7 बच गया, 22 × 154 होता है, 22 × 154। x1 x2 x3 एक काम को 90, 45 और 60 दिन में पूरा करता है। x1 x2 x3 एक काम को 90, 45 और 60 मतलब क्या होता है 135/2, इतना दिन में पूरा करता है। टाइम दिया हुआ है, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 90, 45, 135/2। अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो एचसीएफ कैसे, इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम हो जाएगा 270 है, नीचे वाला का एचसीएफ 2 1 1, नीचे में कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है 1 1 है, यानी 1 हो जाएगा, तो एलसीएम होगा कितना 270। तो पहले हम एलसीएम निकाल दिए, जिसके टाइम से एलसीएम भाग देंगे उसका क्षमता आएगा, 9 × 27, 45 × 90, 9 × 27 6 हो जाएगा, ये 135 × 270, 2 दूना 4। चलिए तो एफिशिएंसी निकाल लिए। अब कह रहा तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया, तीनों यानी x1 x2 x3 तीनों मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले छोड़ दिया, काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब कि काम अगर मेरा मान लेते हैं कि मेरा काम 15 दिन में पूरा हुआ होगा, तो 13.5 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब वो 1.5 दिन काम किया। अगर मेरा काम 500 दिन में पूरा हुआ होगा तो 13.5 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब 486.5 दिन काम किया, मतलब जितना दिन में भी काम पूरा हुआ उससे 13.5 दिन पहले चल गया। तो मान लेते हैं कि काम डी दिन में पूरा हुआ, तो x1 क्या है पूरा दिन तक काम किया, मतलब डी दिन तक, तो एक दिन में 3 काम, तो डी दिन में 3D काम कर दिया x1। x2 को अभी रहने देते हैं, पहले x3 पे जाते हैं। x3 भी शुरू से लेकर अंतिम तक काम किया, मतलब डी दिन तक काम किया, जितना दिन काम हुआ उतना दिन तक किया, कुछ नहीं लिखा हुआ है x3 के बारे में, मतलब शुरू से अंत तक काम किया है। तो एक दिन में 4 काम, तो डी दिन में 4D काम कर दिया। अब आते हैं x2 पे। x2 क्या किया है, जितना दिन काम हुआ उसे 13.5 दिन पहले छोड़ के चला गया है, मतलब d माइनस 13.5 दिन काम किया है, और एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो इतना दिन में कितना काम करेगा, इतना 6D माइनस 13.5 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 × 6 = 78, 78 × 3 = 81। अब तीनों मिलके काम पूरा कर दिया, बराबर 270 बराबर 3 4 7 6 13, 13D माइनस 81 तरह क्या हो जाएगा प्लस 81 हो जाएगा, 1 27 8 35 बराबर 13D। 13 दूना 26, 9 1 13 91, डी का मान क्या गया 27, यानी टोटल काम 27 दिन में पूरा हुआ। काम कितने दिन में पूरा हुआ 27 दिन में पूरा हुआ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 है। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं 9911499650। इस नंबर पे आप अपना क्वेरी बता सकते हैं कि कोई किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं आप। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्यूशन में, तो आप इस नंबर पे आप हमको बता सकते हैं, ताकि हम फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा भी सॉल्व करें और डिटेल में।
या तो इसके अलावा अगर आप कहीं से दूसरी जगह से सेट बनाते हैं फिर भी आपको उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे उसको भेज करके अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 है और विक्रय मूल्य 7788 है, तो छूट कितना दिया। 11,800 में आपका क्या किया, 11,800 अंकित मूल्य है, अब विक्रय मूल्य कितना है 7788 है, तो कितना छूट दे रहा है 11,000, कितना छूट दे रहा है 11,800 में से 7788 घटा लेंगे, तो घटाते हैं 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, फिर 8 में 7 गया 1, सॉरी 7 में 7 गया 0 और 11 में 7 गया 4, 4,012 इतना छूट दिया। कितना रुपये में, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देता है, यानी 11,800 में छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देता है, अंकित मूल्य 11,800 है। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 00 से 00 कट जाएगा। 4,012 में 118 से भाग देना पड़ेगा, ऐसे करते हैं 118 में 4,012 से भाग दे देते हैं, 18 3 54, 354 हो जाएगा। 11 में से 4 गया 7, 9 में से 5 गया 4, ये कट हो जाएगा, 4 बार में लग जाएगा, 18 72, 472 हो जाएगा। काटे कितना जाएगा 34%। 443 माइनस इतना गुना इतना, 443 पहले भागा क्रिया होता है, 226 में 2 से भागा देंगे 113 हो जाएगा, फिर गुना 443 माइनस पहले गुना क्रिया होगा तो 113 गुना 5 क्या हो जाएगा 565, 443 में 565 घटाना पड़ेगा, माइनस 112 आ जाएगा। सॉरी 13 में से 5 गया तो, सॉरी 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, माइनस 122 हो जाएगा, माइनस 122 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है। यहाँ देखिए, अगर आपको क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालना है तो रुपया में वस्तु से भाग देते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालना है तो रुपया में वस्तु से भाग देंगे। अगर खरीद रहा है तो क्रय मूल्य निकलेगा, बेच रहा है तो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो यहाँ पे चूंकि खरीद रहा है तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। 1 रुपया में 35 आम, रुपया 1 है, वस्तु कितना है 35 है, यानी क्रय मूल्य एक वस्तु का कितना गया 1/35। करा 1 रुपये में कितना आम बेचने पर उसको 30% हानि होगा, तो ये क्रय मूल्य है। आपको पता है क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दिए, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दिए, निकालने वाले से गुना। 30% हानि पर कितना में बेचेगा, 30% हानि पर कितना में बेचेगा 70 में, 20% हानि पर कितना में बेचेगा 80 में। तो क्रय मूल्य निकालिए एक वस्तु का, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से तुलना कर दिए, निकालने वाले से गुना, निकालना विक्रय मूल्य है, तो 30% हानि पर बेचेगा 70 में, तो 70 से गुना कर दिए। 35 दूना 70, 2 से काटेंगे 50, यानी आ गया कितना 1/50। ऊपर में क्या रहता है रुपया, नीचे में क्या रहता है वस्तु, यानी 1 रुपया में 50 वस्तु उसको बेचना पड़ेगा। ऊपर में रुपया होता है और नीचे में क्या होता है वस्तु होता है, यानी 1 रुपये में उसको 50 बेचना पड़ेगा। पूछ रहा है 1 रुपये में कितना आम बेचना पड़ेगा, तो 1 रुपये में 50 आम बेचना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो जो बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा वीडियो बना हुआ है, उसमें ये वाला क्वेश्चन, इसके पहले एक और आया था, सारा क्वेश्चन उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो आप चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस जा करके चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से आप ढूंढ करके प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ सकते हैं। ये सब सारा क्वेश्चन का डिस्कशन वहाँ पे किया हुआ है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 10 बरस में 7 गुना हो जाता है। 10 साल में 7 गुना, तो 20 साल में कितना गुना हो जाएगा। जब भी साधारण ब्याज का केस रहेगा 10 साल में इतना गुना, तो 20 साल में कितना गुना हो जाएगा। ऐसा सवाल रहे तो फॉर्मूला इसका होता है n1 - 1/t1 = n2 - 1/t2। n1 क्या है, अगर 4 गुना कर रहा है तो 4, 5 गुना कर रहा है तो 5, 6 गुना कर रहा है तो 6, 7 गुना कर रहा है तो 7। t क्या है, टाइम है। तो 10 बरस में 7 गुना बोल रहा है, यानी n1 का मान कितना हो गया 7। 10 बरस टाइम 7 10 है। अगला बार कर रहा है 20 बरस में, यानी टाइम दिया है 20 साल। साधारण ब्याज के दर पर कितना गुना हो जाएगा, यानी n2 का वैल्यू पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा -1। 10 दूना 20, 7 में से गया 6, और 2 से गुना करेंगे 6 दूना 12 बराबर n2 - 1। n2 का मान कितना हो जाएगा 12 × 1 = 13, यानी 13 साल में क्या हो जाएगा
13 गुना हो जाएगा 20 साल में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ दोस्तों में अपने जो भी आपके जीडी का तैयारी कर रहे हैं जो लोग भी, उनको फॉरवर्ड ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।